नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका विषय है नई शिक्षा नीति 2020, जिसके 5 वर्ष 29 जुलाई 2025 को पूरे हुए। अब तक इस शिक्षा नीति पर कितना काम हुआ है और ये किस तरह से विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल के प्रोफेसर R.K. दीक्षित सर और शिक्षाविद एवं भोपाल के शारदा विद्या मंदिर की प्राचार्य शेफाली गौतम और आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक प्रशांत शर्मा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चाहूँगा कि प्रशांत जी आप चर्चा की शुरुआत करें। धन्यवाद अभिषेक जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक विकसित भारत का संकल्प हमारी सरकार ने लिया हुआ है और 2047 तक भारत को एक विकसित भारत देश बनाना है। इसके लिए एक बहुत बड़ा मिशन जो है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आया है, जो 2020 में भारत सरकार ने लागू किया था। ये शिक्षा नीति केवल एक पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरा शिक्षा तंत्र का निर्माण करने के ऊपर है, जिससे कि बच्चों को अनुकूल हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें जिज्ञासा, रचनात्मकता और विविधता का समावेश हो। तो हम हमारे अतिथियों से जानना चाहेंगे कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन आप देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, और दूसरा इसका क्या उद्देश्य था, इसे क्यों लाया गया, और साथ ही आप इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें कि अब तक इसमें क्या क्या काम हुए हैं, क्या चीज़ें धरातल पर आई हैं। सबसे पहले दीक्षित जी आप बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में एक अभूतपूर्व नीति है, क्योंकि इसमें जिस तरह के परिवर्तन देखे गए हैं और जिस तरह के परिवर्तन की कल्पना की गई है, उनके काफ़ी दूरगामी प्रभाव होंगे और भारत का शिक्षा का जो तंत्र है वह दुनिया का सबसे अच्छा तंत्र बन जाएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का समावेश किया गया है, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम। सबसे मूल बात है कि पूरी शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों पर आधारित है और भारतीय ज्ञान परंपरा को जगह जगह इसमें निर्देशित किया गया है। इसके अलावा इसमें जो बहुत मुख्य बदलाव लाए गए हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम छात्रों को हर स्तर पे ये चॉइस देना चाहेंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय पढ़ना चाहता है, जिससे कि उसका समग्र विकास हो सके। हमने बहुत सारी देशों में देखा है जहाँ उच्च शिक्षा वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होती है, उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। मैडम आप बताइए कि स्कूल शिक्षा में किस तरीके से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपना योगदान दे रही है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सही वक्त पे आई है, क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि वर्तमान में जो छात्र स्कूलों से निकल रहे हैं वो उनका परिवेश एक डिजिटल और फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाला है। उस पे 21st सेंचुरी की ये सबसे पहली शिक्षा नीति आई है। इसमें उन सारी चीज़ों का समावेश है जो हमको स्कूली शिक्षा में बच्चों को, जब हम उनके सही और गलत और उनके विवेक का इस्तेमाल करके अगर बच्चा बचपन से इन चीज़ों को जानेगा, तभी वो जाके उसके जो दूरदर्शिता और जो दूरगामी परिणाम होंगे वो सही और उचित और समय के अनुरूप होंगे। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि इस शिक्षा नीति ने ये स्वीकारा है कि एक बच्चे का मानसिक विकास 85% मानसिक विकास 6 साल की उम्र तक हो चुका होता है। इसके पहले की नीतियों ने फाउंडेशनल एजुकेशन को उतनी गौर नहीं किया, कोई नियम नहीं, कोई उसको फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया। सबसे अच्छी बात इस शिक्षा नीति की ये है कि तीसरे साल से ही बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे, बच्चे को हम क्या माहौल दे रहे हैं शिक्षा का, उसको शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है, वो किस प्रकार ग्रहण करके उसको अपने जीवन में किन मूल्यों के आधार पे उतारेगा, इसका शिक्षा हम बच्चे को 3 साल की उम्र से दे रहे हैं। 6 साल तक आते आते अपना बच्चा बहुत कुछ सही और गलत और विवेकानुसार शिक्षा ग्रहण कर चुका होगा। दूसरा, इस पे जो फोकस है वो डिजिटल एजुकेशन पे जो फोकस है वो भविष्य है, हर फील्ड में वो शिक्षा का वो भविष्य है, तो उस पे भी जो गौर किया गया वो भी बहुत अच्छा है।
सही कहा आपने, क्योंकि जो भविष्य है वो निश्चित रूप से भारत एक डिजिटल क्रांति की ओर आ रहा है, और उसमें अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें उसमें सबसे आगे रहना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब जो प्री प्राइमरी जो होती थी, जैसे पहले अलग अलग स्कूलों में था और वो एक तरीके से अनरेगुलाइज थी। अब जो सरकार ने जो नई शिक्षा नीति में एक 5+3+3+4 जो क्या है, जो हमारे पहले 10+2 होता था, अब उसको बदल के ये 16 साल का एक पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया है। तो आप बताइए कि इसमें किस तरीके से काम होगा और इसमें क्या परिवर्तन होगा। हमने सुना है कि एक बाल वाटिका भी स्कूलों में शुरू हो रहा है, इस बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। जो बाल वाटिका है उसमें इस नीति के अनुसार नर्सरी, KG1, KG2 और 1 और 2 इन 5 क्लासों का समागम उनने एक बाल वाटिका में बेसिक, जब कई सर्वे हुए, कई स्टडी हुई, तो अभी भी आज के उसमें भी 5 करोड़ करीब बच्चा अपना इस फ्रेमवर्क में बैठता है, नर्सरी से सेकंड के बीच में। जब कई स्टडीज हुई और पता चला कि इन बच्चों को बेसिक लिखना, पढ़ना और बेसिक न्यूमरिक फंक्शन, जोड़ना घटाना जैसे बिल्कुल बुनियादी गणित के फंक्शन भी बच्चों से नहीं बनते थे, तो वो चिंता का विषय है। आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहे जा रहे हो, और अगर आपका जो बच्चा है वो नहीं, फाउंडेशंस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इन सब पे गौर करते हुए सरकार ने इस नीति पे फाउंडेशनल स्टेज पे सीरियसली काम करना शुरू किया। और अब बेसिक हम लोगों को एक एजुकेशन में टर्म होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो बहुत स्ट्रांगली वो कर रहे हैं, वो हमारे बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बच्चा जब ये 5+3+3+4 के सिस्टम में जो 5 फर्स्ट ब्लॉक है, तब तक उसको बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी, न्यूमरिक फंक्शंस इतना तो आना ही चाहिए। ये बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें कि एक स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं है कि वो जिस सब्जेक्ट का विद्यार्थी है उसी में पढ़े, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकता है। इस कदम को किस तरीके से देखते हैं सर, आपसे जानना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो हमारी भारतीय मूल्यों पे आधारित है। और भारत में बहुत प्राचीन समय में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला। वहाँ एक ही विश्वविद्यालय में बहुत सारी कलाएं पढ़ाई जाती थी। जैसे बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में लिखा है कि 64 कलाएं होती थी। कलाओं का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आर्ट्स, उन कलाओं में फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आती थी, उनमें कम्युनिकेशन, डिस्कशन, डिबेट भी आता था, उनमें प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन भी आती थी, उसमें साइंस, आर्ट सभी का समावेश होता था। और हर जगह जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो एक बड़ा सा बदलाव ये हमारी शिक्षा नीति लाने की कोशिश कर रही है। तो अब कोई अगर फिलॉसफी लेना चाहता है, साथ में मैथ्स भी लेना चाहता है, एंड वो योगा भी लेना चाहता है, या फिर डांस या म्यूज़िक भी लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। प्रोफेसर जी, कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अब जो है उच्च शिक्षा में जोड़ दी गई है और लगभग सभी विषयों में हर तरह की डिग्री में उसे समावित किया गया है। इस बारे में कुछ जानकारी दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी, तकनीक का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो लर्निंग के लिए हो, सीखने के लिए हो, तो उसके लिए हमारी डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन का हो, या मैनेजमेंट के लिए हो, तो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक मैनेजमेंट के लिए समग्र एक मिनट को दोबारा बोलना होगा, समर्थ सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे कि उनका सारी प्रक्रियाएं डिजिटल फॉर्म में की जा सके। ऐसे ही बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लिए गए, जैसे एक बड़ा इनिशिएटिव है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, जो कि हमारी शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और तकनीक का हर लेवल पे, हर जगह इंटीग्रेशन किया गया है, स्कूल एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में। जी हाँ, सही है। और मुझे लगता है इसी तरह से स्कूलों के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन इस शिक्षा नीति के तहत आए हैं। और जो पहले केवल किताबी ज्ञान तक था, लेकिन अब जो है उसमें थोड़ा सा मातृभाषा का भी ज्ञान है, डिजिटल ज्ञान भी है, और इस तरीके से उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक तरीके से पहली सीढ़ी जो है वो स्कूल ही होता है।
तो बताइए कि इसमें पाठ्यक्रमों में क्या परिवर्तन आपको दिखता है? इस नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम के तीनों स्तरों पे परिवर्तन है। अब अगर आप फाउंडेशनल स्कूल स्टेज की बात करें तो वहाँ आपको बच्चों को प्लेवे मेथड से, एक्टिविटी मेथड से, आर्ट इंटीग्रेशन, म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है अब एजुकेशन का। बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू अब शिक्षा देनी है। जब अपन मिडिल लेवल या प्राइमरी लेवल पे आते हैं तो रोट लर्निंग, वो जो रट लो और जाके उल्टी कर दो क्वेश्चन पेपर पे, ये सब नहीं। अब आपका पढ़ाने का तरीका, उसको प्रश्न पूछने का तरीका, ना केवल स्कूली स्तर पर बट सीबीएसई और बोर्ड एग्जाम के लेवल पे भी अब ये बिल्कुल शिक्षा नीति के अनुसार पूरा अब आपको स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस में भी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, हॉट्स बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, पूरा असेसमेंट का मेथड अब स्कूलों में बदल रहा है। अच्छा, आपका वो नहीं कि ये 20 प्रश्न आपने रट लिए और इनमें से 5 आ जाएंगे, नहीं। अब रट किताबें जो एनसीईआरटी ने बनाई हैं उस पे भी एक्सरसाइजेस का जो फीचर है, उन प्रश्न पूछने का ढंग ही क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो जब आप वैसी बच्चों को शिक्षा देंगे जहाँ बच्चा बैठ के सोचेगा, तो वो भविष्य के लिए एक एक सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं कि एक वैश्विक नागरिक आप तैयार कर रहे हैं। तो ये और रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी अब जोर नहीं है। किताबें भी सिलेबस कम करके डेप्थ बढ़ा दी है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। एनईपी में मूल्यांकन प्रणाली में 360 डिग्री मूल्यांकन, 360 डिग्री मूल्यांकन, यानी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इसकी बात करी गई है। इससे विद्यार्थियों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। अभी तक जो मूल्यांकन की पद्धति स्कूलों में होती थी वो बड़ी ही स्ट्रीमलाइंड थी। एक फिक्स्ड पोर्शन पढ़ाया जाता था, फिर वही फिक्स पोर्शन पे अपन सारा उनका असेसमेंट करते थे। लेकिन इससे बच्चा खुद को कभी नहीं आंक पाया और ना समाज बच्चे के असली पोटेंशियल को आंक पाया। ये जो 360 डिग्री है, इसमें आपको बच्चे को बीच में रख के उसके चारों तरफ उसको आंकना है। उसका म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, कितना है साइंस में, उसका स्पोर्ट्स में, उसका योग, हर तरह से। और बच्चा खुद को नहीं आंकता है, अब उस बच्चे को टीचर के अलावा उसके माता पिता भी आंक रहे हैं, उसके दोस्त आंक रहे हैं, वो जिन टीम का हिस्सा है वो टीम। तो ये पूरा बच्चे का जो है चारों तरफ से बच्चे का असेसमेंट है, इसलिए इसको 360 डिग्री या होलिस्टिक बोला गया है। जी मैम, व्यावसायिक शिक्षा और मुख्य धारा की शिक्षा को एकीकृत करने की योजना इस एनईपी में लाई गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? अगर आप देखें तो 3 तरह की हमारे पास शिक्षा है। एक है मुख्य धारा की शिक्षा, एकेडमिक एजुकेशन, दूसरी है हमारी वोकेशनल एजुकेशन, और तीसरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इन तीनों को एकीकृत किया गया है और उसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में इन तीनों डायमेंशंस को आप कहीं से भी क्रेडिट ले सकते हैं। तो एक साल में करीब 40 क्रेडिट होंगी, जो कि एक क्रेडिट करीब 30 घंटे की होती है। ये 30 घंटे आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप चाहें तो एकेडमिक प्रोग्राम के थ्रू ले सकते हैं या वोकेशनल के थ्रू ले सकते हैं, और अगर आप कहीं इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ का उस एक्सपीरियंस को भी आप काउंट कर सकते हैं। जी, शोध या रिसर्च के माध्यम से ये साबित हुआ है कि बच्चे अपनी जो खुद की मदर टंग होती है, मातृभाषा, उसमें जल्दी सीखते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे शुरुआती शिक्षा के लिए अनिवार्य करने का सुझाव देती है। इसको किस तरीके से देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में ही दी जाए? ये बिल्कुल सही है कि मातृभाषा बच्चे का पहली भाषा जो बच्चा सीखता है वो मातृभाषा होता है। बच्चे का इनहेरेंट थिंकिंग, जो उसकी अपनी सोच का विकास भी मातृभाषा में ही बेहतर होता है, और बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस भी अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से करता है। तो अगर ये मातृभाषा में अपन शिक्षा बच्चे को देते हैं तो वो
वर्तमान में जो सोच चल रही है उसको थोड़ा चैलेंज ज़रूर करता है, लेकिन इसमें कोई दुराव या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी में भी पढ़ाना है तो आप बच्चे को दोनों बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं। स्कूलों में जो इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, तो टीचर्स के अंदर क्या परिवर्तन आप देखती हैं और उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? राइट टू कंपलसरी एजुकेशन जो था उससे ही टीचरों का ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिया गया था। सीबीएसई में टीचर्स का 50 घंटे का ट्रेनिंग मैंडेटरी है एट ऑल लेवल्स ऑफ टीचर्स, भले वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो या जो प्री प्राइमरी एजुकेशन। 50 घंटे की उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सीबीएसई के पास खुद दोनों प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑफलाइन मोड में होती हैं, ऑनलाइन मोड में होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं। सीटीईटी एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम्स तो बहुत पुराने हैं अपने यहाँ। ये सारे जो उनने पैरामीटर्स ले डाउन किए हैं वो हर शिक्षक की क्वालिटी असर्टेन करना कि आप उतना जाने सीखें, तभी आप बच्चों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सीबीएसई के न्यूमरस मॉडल्स हैं। बहुत रिसोर्स पर्सन उन्होंने तय किया, स्कूलों जाके हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके बारे में, इसकी जो अंदर की सारी डिटेल्स बताना। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। एनसीईआरटी अपनी बुक्स पूरी रिवैम्प कर ही रहा है टू मैच विद वॉट एवर इज लेड डाउन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये इस पे काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप क्या भविष्य देखते हैं इन सारे परिवर्तनों का? ये शिक्षा नीति की शुरुआत हो चुकी है, इसके परिणाम हमको जल्दी दिखेंगे। अभी भी स्कूल कैंपस में आपको इनके परिणाम दिखते हैं जब आपको वो बच्चे दिखते हैं जो समस्याओं का समाधान खुद में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब स्कूल एक इकलौता माध्यम नहीं रह गया ज्ञान का। बच्चे अब काफ़ी दुनिया में उनको कई विंडोज़ उनके लिए खुल गए हैं ज्ञान। तो हम अब एक ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, ये जो प्रोसेस हमारा इंडियन फिलॉसफी का है वो हम इसमें देखेंगे। आने वाला जो भविष्य है और जो आने वाला छात्र है वो एक एनालिटिकल थिंकर, एक क्रिटिकल थिंकर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ सॉलिड डिसीजन मेकर बन के वो सामने आएगा। वो ऐसा विद्यार्थी निकलेगा जो सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अपने पर्यावरण के बारे में, सामाजिक चेतना के बारे में, सामाजिक बदलाव के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में और आने वाले भविष्य, हर परिप्रेक्ष्य पे, हर उस पे उसके अपने विचार होंगे और वो उनको सामने व्यक्त करने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे नए बदलाव आए, इनका परिणाम हमें कुछ सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जिसके कारण एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो क्रिएटिव होंगे। जैसा कि मैडम ने कहा कि हम रटंत विद्या से हट रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बंद करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव असेसमेंट हो, वो हमेशा लर्निंग आउटकम्स की तरफ जाए रादर देन। इसलिए हम सिलेबस और करिकुलम को भी हम कम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग टू लर्न करें, क्योंकि नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। और अगर हम लर्निंग टू लर्न या लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्किल उनमें डेवलप नहीं करेंगे तो फिर वो भविष्य के लिए कारगर नहीं होंगे। इसीलिए हमें इस शिक्षा नीति में जो लर्निंग टू लर्न और लर्निंग आउटकम की जो अवधारणा की गई है उससे बहुत बड़े बदलाव दिखेंगे। जो वो ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि रोजगार देंगे, रोजगार क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो गुणवत्ता, सुगम्यता, समता और आजीवन शिक्षा पर केंद्रित है। निश्चित रूप से इसके कार्यान्वयन से देश भर में शिक्षा में व्यापक सुधार लाने में मदद मिलेगी। एक सार्थक चर्चा हुई इस विषय पर। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय निकालकर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।